हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट गुरु। आज इस वीडियो में हम सीटेट एग्ज़ाम के पेपर 1 और पेपर 2 के लिए मैथ का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ज्योमेट्री यानी ज्यामिति। तो इस वीडियो में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सीटेट एग्ज़ाम के पेपर 1 और पेपर 2 के लिए ज्यामिति। सीटेट एग्ज़ाम के पेपर 1 को अगर हम देखें तो ज्यामिति से 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, साथ ही पेपर 2 में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ज्यामिति आपके टीचिंग एग्जामों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके अलावा अदर कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ भी ज्यामिति पूछी जाती है और वो ज्यामिति आप इसी वीडियो के द्वारा तैयार कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में पूरा ज्यामिति पढ़ाने वाला हूँ। अगर हम ज्यामिति सब्जेक्ट को देखें तो ये ज़्यादातर कैंडिडेट को डिफ़िकल्ट लगता है। उसका कारण ये है कि इसमें देखिए सिलेबस होता है ज़्यादा, इसमें थ्योरम वगैरह बहुत सी होती हैं, तो इसके डिफ़िकल्ट लगने का सबसे बड़ा रीज़न है कि हमें ये नहीं पता होता कि हमें ज्यामिति में अपने एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अब आपको ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको ज्यामिति की उन चीज़ों को पढ़ाऊंगा जो आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, साथ ही अदर एग्ज़ामों में जो पूछी जाती हैं। एक ये सिस्टमेटिकली वीडियो चलेगा ज्यामिति पर जिसमें सारी चीज़ें कवर होंगी, सभी टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे, एग्जाम्पल के ज़रिए सिखाए जाएंगे। उसके अलावा ज्यामिति का जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड सीटेट एग्ज़ाम में 10 से 11 सालों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर 1 और पेपर 2 में, उनके सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में साथ ही साथ मिलते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे आपको मालूम भी पड़ता जाएगा कि ज्यामिति से आपके सीटेट एग्ज़ाम के पेपर 1 और पेपर 2 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो इससे आपके प्रीवियस भी साथ ही साथ सॉल्व होते चले जाएंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और यही आपके बेटर स्कोर के लिए इनफ है। ओके, तो ये कंप्लीट वीडियो आपका सीटेट एग्ज़ाम के लिए होने वाला है ज्यामिति पर, तो इसे आपको पूरा देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस शानदार लेक्चर को। आइए सबसे पहले समझते हैं कि ज्यामिति क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या है, ताकि आपको ज्यामिति समझने में आसानी रहे और इससे आपका इंटरेस्ट बना रहेगा इस टॉपिक को पढ़ने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्यामिति लिखा हुआ है और इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री। तो इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री। तो इंग्लिश वर्ड के द्वारा ही आपको ज्यामिति की परिभाषा जानने को मिलेगी। तो ज्यामिति को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ज्योमेट्री। ये जो शब्द ज्योमेट्री लिखा हुआ है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। कौन सी भी शब्द हैं वो जानिए। तो ज्योमेट्री जो शब्द है इंग्लिश का, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन से, जियो प्लस मेट्रॉन, जियो प्लस मेट्रॉन, सही है। तो ज्योमेट्री शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस मेट्रॉन। इसमें देखिए जियो जो शब्द है इसका अर्थ होता है भूमि। ओके, जियो का शब्द क्या होता है, भूमि, और मेट्रॉन जो शब्द है इसका अर्थ होता है मापन, सही है। तो जो ज्योमेट्री शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस मेट्रॉन, यानी अगर आप कर दे जियो प्लस मेट्रॉन तो ये हो जाता है ज्योमेट्री, जिसका हिंदी अर्थ होता है ज्यामिति। इसमें जियो जो शब्द है इसका अर्थ होता है भूमि, मेट्रॉन का अर्थ होता है मापन। तो अगर हम दोनों को मिलाना चाहें तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, भूमि का मापन। तो यहां मैं लिखूंगा भूमि का मापन। अब आपको देखिए परिभाषा समझ में आ गई होगी, भूमि का मापन। तो जो प्राचीन काल में देखिए ये जो ज्यामिति है इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी जो खोज हुई थी वो कहाँ हुई थी, प्राचीन काल में। तो प्राचीन काल में जो भूमि के मापन से इसकी शुरुआत हुई थी, तो वहाँ पर परिभाषा ये दी गई कि भूमि का जो मापन होता है उसी को हम कहते हैं ज्यामिति। हालांकि अब हम अगर मॉडर्न देखें तो इसमें चेंजेस हो चुके हैं, अब बहुत से ज्यामितीय फिगर आ चुके हैं, लेकिन जो बेसिक परिभाषा रहेगी वो यही रहेगी कि भूमि का मापन ही क्या कहलाता है, ज्यामिति कहलाता है। तो बस ये बेसिक सी नॉलेज आपको लेनी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से कुछ एग्जाम में पूछा जाएगा। बस जस्ट ये है कि हम ज्यामिति पढ़ रहे हैं तो उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए क्या होता है, तो इसे आप नोट कर लें। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक, यहाँ से आपके एग्जामों में क्वेश्चन कॉन्टिन्यूसली पेपर 1 और पेपर 2 में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको बेसिक सा है, इसे नोट कर लें। अब हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिकों से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में ज्यामिति का पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे
कोण यानी एंगल। तो यहाँ पर हम पहले समझेंगे कोण क्या होते हैं यानी उनकी परिभाषा, उसके बाद हम देखेंगे कोण के प्रकार, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, मैं जो अब आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा और लास्ट तक जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा ज्यामिति के, वे सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि कौन मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है जहाँ से आपके एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अच्छे से देखो और सीखो, और जहाँ भी नोट्स या फिर कुछ चीज़ नोट करने की ज़रूरत पड़े तो उसे नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आपको मौका दूंगा। तो कोण की परिभाषा सबसे पहले हम देखें तो देखिए, कोण की परिभाषा ये दी जाती है कि दो रेखाओं के बीच का झुकाव कोण कहलाता है। हालांकि ये परिभाषा गलत होती है अगर ये आपको बताई जाती है। उसका कारण ये है कि इसमें जो रेखा शब्द यूज हुआ है, कहा गया है ना दो रेखाओं के बीच का झुकाव, तो झुकाव तो होता है लेकिन रेखाओं के बीच का नहीं होता है। रेखा शब्द यहाँ पर नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा वो आपको जानने को मिलेगा। तो परिभाषा में आपको डायरेक्ट रटाऊंगा नहीं, पहले हम समझेंगे तीन परिभाषाएं, रेखा समझेंगे, रेखाखंड समझेंगे और किरण, यानी इन तीनों को समझते हैं, इन तीनों में अंतर, फिर हम इसकी परिभाषा समझेंगे कोण की क्या होती है वास्तविक यानी सही परिभाषा। तो आइए समझते हैं पहले रेखा क्या होती है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, देखो आपको रटना नहीं है, ना ही इनको ज़्यादा याद करना है, बस समझना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में ये लिखवाई जाएंगी कि रेखा क्या होती है, बस आपको समझना है। जो चीज़ आपको नोट करनी है वो मैं आपको बताता चलूँगा। तो यहाँ पर आप देखें रेखा क्या होती है। देखिए, रेखा एक ऐसी ज्यामितीय संरचना होती है जिस पर मैं दो या दो से अधिक बिंदु कहीं पर भी ले लूँ तो वे हमेशा सररेख होते हैं। सररेख का मतलब है कि वे हमेशा एक ही दिशा में आपको मिलेंगे। तो ऐसी ज्यामितीय संरचना को हम रेखा कहते हैं। तो समझिए रेखा क्या होती है। देखो, रेखा मैंने अभी बताया एक ऐसी ज्यामितीय संरचना होती है जिस पर मैं दो या फिर दो से अधिक बिंदु कहीं पर भी ले लूं तो वे हमेशा सररेख रहेंगे, वे हमेशा एक ही दिशा में आपको मिलेंगे। जैसे कि ये, अब देखिए ये मैंने आपको एक आप इसे कह सकते हो लाइन ही बोलते हो, हालांकि रेखा को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, लाइन बोलते हैं। इस ज्यामितीय संरचना को आप देखें, क्या हम इसको रेखा कहेंगे? अभी जो मैंने आपको परिभाषा बताई उसके अनुसार देखिए, मैंने कहा कि अगर आप इस ज्यामितीय संरचना पर कहीं पर भी दो या दो से अधिक बिंदु ले लो, कहीं पर भी वे हमेशा एक ही दिशा में आपको मिलेंगे। तो आप बताइए, मैंने एक बिंदु यहाँ ले लिया, एक बिंदु यहाँ ले लिया, तो बताइए ये एक ही दिशा में है या नहीं? एक बिंदु मैंने यहाँ ले लिया तो ये एक ही दिशा में यानी सररेख है। सररेख का मतलब होता है एक ही दिशा में होना। तो आप देख सकते हैं ये मैंने जो ब्लैक किए हैं, तीन बिंदु लिए हैं इस ज्यामितीय संरचना पर, और आप देख सकते हैं आप इनको जब आप मिलाओगे तो हमेशा ये इसी ज्यामितीय संरचना पर मिलेंगे और एक ही दिशा में होंगे। तो ऐसी ज्यामितीय संरचना को हम बोलते हैं रेखा। लेकिन ये जो मैंने अभी फिगर बनाया हुआ है, ये जो चित्र बना हुआ है, ये रेखा का नहीं है। ये रेखा कब होगा? जब मैं इसमें इस तरफ भी ये एरो का निशान लगा दूंगा और इस तरफ भी। तो ध्यान रखना, रेखा की जो लंबाई होती है वो हमेशा अनंत होती है दोनों तरफ से। और इसका जो नोटेशन होता है, इसको प्रदर्शित करने का तरीका ये होता है, इसमें दोनों तरफ आपको क्या लगाने होते हैं? ये तीर के निशान लगाने होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाली ज्यामितीय संरचना इधर अनंत तक जाएगी और इधर भी अनंत तक जाएगी। मतलब हमें पता नहीं है ये कहाँ तक जाएगी इधर, और इधर भी हमें पता नहीं है कहाँ तक जाएगी, यानी इसकी अनंत लंबाई होती है। तो सबसे बड़ा पॉइंट है, रेखा की दोनों तरफ अनंत लंबाई होती है। आप किसी भी तरफ से इसको बंद नहीं कर सकते। तो ये होती है हमारी लाइन यानी रेखा, और इसका नोटेशन याद रखना, दोनों तरफ आपके क्या होते हैं? एरो लगे होते हैं। और अगर कोई ए बी रेखा है तो इसको इस तरह से नोट करते हैं, इस पे दोनों तरफ एरो लगा दिए जाते हैं। ये नोटेशन है। तो ये रेखा होती है। आपने इसकी परिभाषा जान ली, नोटेशन जान लिया। अब हम समझते हैं रेखा के बाद रेखाखंड क्या होता है। तो चलिए समझते हैं रेखाखंड क्या होता है। बस आपको समझते जाना है चीज़ों को, क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है, ये आपको जानते चलना है। तो यहाँ पर हम समझेंगे रेखाखंड क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो उससे समझने के लिए आप देखो इस शब्द को ध्यान से देखो। ये जो रेखाखंड शब्द है, इसमें आपको दो शब्द दिखाई देंगे। एक तो देखिए आप देख रखे हैं रेखा, और एक दूसरा दिखाई दे रहा है आपको खंड। रेखा का मीनिंग मैंने आपको बता दिया क्या होती है रेखा, और खंड का अर्थ होता है भाग। तो यहाँ अगर आप इस शब्द का अर्थ देखें तो शब्द का अर्थ हुआ
क्या होगा, रेखा का भाग। तो कोई भी आपके पास रेखा है उसका कोई एक भाग आप निकाल लीजिए, वही क्या होगा, रेखाखंड होगा। जैसे कि ये देखिए लाइन एक रेखा बनी हुई है, इसमें से कहीं से भी एक पार्ट, एक भाग काट लीजिए और उससे रख लीजिए, वही क्या होगा, रेखाखंड होगा। लेकिन इसको हम अगर हम परिभाषित करें तो वो इस तरह से होगा कि एक ऐसी रेखा जिसकी लंबाई सीमित होती है, यानी जिसके दोनों अंत्य बिंदु होते हैं, दो एंड पॉइंट होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं रेखा में कोई भी दो एंड पॉइंट यानी अंत्य बिंदु नहीं होते हैं, यानी दोनों तरफ से ये अनंत की ओर जाती है। लेकिन रेखाखंड कैसा भाग होता है रेखा का, वह भाग होता है जिसकी लंबाई सीमित होगी और जिसमें दोनों एंड पॉइंट आपको मिलेंगे, यानी वो एक लंबाई सीमित होगी, यानी उसकी हम क्या कर सकते हैं, लंबाई माप सकते हैं। देखिए लंबाई कब माप सकते हैं हम, अगर उसकी दोनों तरफ से लंबाई सीमित हो, अगर वो दोनों तरफ से बाउंड हो, सीमित हो, तभी तो हम उसकी लंबाई माप सकते हैं। तो ऐसा ही रेखा का भाग क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। तो यहाँ पर रेखाखंड किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए रेखाखंड इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसमें आपको देखो एरो नहीं लगाने, इसमें आपको करना है डॉट दोनों तरफ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके दोनों अंत्य बिंदु हैं, एंड पॉइंट है, मतलब कि ना तो ये अब इस तरफ बढ़ेगी और ना ही ये इस तरफ बनेगी। तो ये किस में से लिया गया है, इस रेखा में से एक भाग लिया गया है जिसे हम बोलते हैं रेखाखंड। तो रेखाखंड रेखा का ही एक भाग होता है जिसकी लंबाई सीमित होती है और जिसमें दोनों एंड पॉइंट होते हैं, जिसमें दोनों अंत्य बिंदु होते हैं। कौन से होते हैं एंड पॉइंट, देखो ये होते हैं एंड पॉइंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अंत्य बिंदु, एंड पॉइंट। ओके, एक ये भी क्या होगा, अंत्य बिंदु, इंग्लिश में बोलते हैं इन्हें एंड पॉइंट। तो इसमें क्या है, दोनों एंड पॉइंट हैं, मतलब ये जितनी आपको दिखाई दे रही है ब्लैक, इतना ही रहेगा, ना तो ये इधर जाएगा ना ही इधर। तो ये रेखा का भाग है जिसे हम रेखाखंड कहते हैं। तो ये इस तरह से रेखाखंड को हमें समझना था। दूसरा, रेखाखंड को प्रदर्शित कैसे किया जाता है, देखिए रेखाखंड के दो अंत्य बिंदु होते हैं, तो मैं एक को ए कह देता हूँ और दूसरे को मान लीजिए बी कहता हूँ मैं। तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे, ए बी लिखेंगे आप, उसके अंत्य बिंदु दोनों, और ऊपर केवल आपको ये इस तरह से एक लाइन खींच दी जाती है। इसमें कोई एरो वगैरह नहीं लगाना है। तो अगर आप इस तरह से करते हो तो ये किसको प्रदर्शित करेगी, ये प्रदर्शित करेगी कि ए बी क्या है, एक रेखाखंड है। तो ये रेखाखंड हो जाता है। अब तीसरा भाग होता है किरण। किरण भी किसी में से बनाई जाती है, रेखा में से ही बनाई जाती है। तो देखिए रेखा हमने पढ़ लिया, रेखा में से ही रेखाखंड बनता है और रेखा में से ही क्या बनती है, किरण। किरण क्या होती है, किरण भी एक रेखा का ही भाग होता है जिसका केवल एक अंत्य बिंदु होगा, केवल एक एंड पॉइंट होगा और दूसरी तरफ से वो खुली हुई होती है। तो किस तरह से बनती है किरण, देखिए किरण होती है ये इस तरह से, इसमें केवल एक एंड पॉइंट होगा, यानी इस तरफ से तो क्या होगी, इस तरफ से तो ये बंद होगी, लेकिन इस तरफ से खुली हुई होगी। ये क्या है, एक किरण है। किरण होती है ना, जैसे आप देखते हो सूर्य किरण, तो एक सूर्य हो गया और सूर्य से निकलने वाली ये किरण होगी, यानी सूर्य की तरफ से तो वो बंद है लेकिन आगे तक वो पता नहीं कहाँ तक जा रही है। तो इसी तरह से ये, इसे भी आप देख सकते हो किरण। तो यहाँ तो ये बंद है, ओके, मतलब पीछे को नहीं जा सकती, लेकिन आगे को ये जो एरो लग गया इसका मतलब है ये आगे को अनंत तक जाएगी, जहाँ तक हम माप नहीं सकते। तो एक ऐसा रेखा का भाग जिसका एक अंत्य बिंदु होता है और एक अंत्य बिंदु नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो ये ऐसे भी बन सकती है या फिर इस तरह से भी बन सकती है। देखिए इस तरह भी एरो हो सकता है और इस तरफ एंड पॉइंट हो सकता है। तो ये क्या है, रेखा, इनको कहेंगे हम किरण। और किरण को हम किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से नोट करेंगे, ए बी लिखेंगे और उस पर इस तरह से एक एरो लगा देते हैं, एक तरफ अंत्य बिंदु दूसरी तरफ एरो। एरो लगा होता है वो क्या हमें प्रदर्शित करता है, वो प्रदर्शित करता है कि इस तरफ को ही चलती जाएगी, रुकेगी नहीं। तो किरण की भी हम लंबाई नहीं माप सकते, क्यों ना, क्योंकि देखिए ये इस तरफ एरो लगाए तो इसका मतलब क्या है, ये इधर तक चलती ही जाएगी। अब यहाँ पर आप एक पैमाना रख लोगे लेकिन इधर कहाँ तक ले जाओगे, तो हम इसकी भी लंबाई माप नहीं सकते। तो ये होती है रेखा, रेखाखंड और किरण।
ये आपको जानना ज़रूरी था, क्योंकि अब देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन चेंज हो चुके हैं। जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें 2 स्टेटमेंट देकर और वो आपसे ऑप्शन पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं अब, इसलिए ये थोड़ी थ्योरी भी आपको पता होनी चाहिए, इनमें अंतर आपको पता होना चाहिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इनको नोट कर लें। अब हम चलते हैं कोण को समझेंगे कि कोण क्या होता है। चलिए, तो अब हम समझते हैं कोण। सबसे पहले हम कोण की परिभाषा समझेंगे कि कोण की परिभाषा क्या होती है। तो मैंने शुरू में बताया था कि कोण की अगर हम परिभाषा देखें तो आपको क्या बताई जाएगी कि 2 रेखाओं के बीच का झुकाव। देखिए, झुकाव तो होता है लेकिन वो रेखाओं के बीच का नहीं होता है, वो झुकाव होता है 2 किरणों के बीच का। किरण अभी मैंने आपको बताई थी, एक ऐसा रेखा का भाग जिसका एक अंत्य बिंदु, एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ से वो खुली हुई होती है, उसे हम किरण कहते हैं। तो 2 किरणों के बीच का झुकाव क्या कहलाता है? कोण कहलाता है, एंगल कहलाता है। कैसे? देखो, ये मैंने एक किरण ले ली। किरण देखिए ऐसे भी बन सकती, जरूरी नहीं कि ऐसे ही बनाओगे, ऐसे भी बना दो, बस ये क्या है वो सीधी होगी, इस तरह से बना दी मैंने। तो मैं इस तरफ, एक तरफ तो एरो लगाना पड़ेगा मुझे ज़रूर, तभी तो ये किरण होगी। तो ये किरण होगी और मैंने इस तरफ इसका एंड पॉइंट ले लिया, यहाँ मैंने एंड पॉइंट ले लिया, यहाँ पर एरो लगाते। तो ये क्या है? एक किरण है। दूसरी किरण मैं लेता हूँ, मान लीजिए एक किरण मैंने ये ले ली और इसका मैंने एरो इधर लगा दिया और इसका एंड पॉइंट यहाँ ले लिया। अब इसे देखिए, ये 2 किरण है और इनके बीच जो झुकाव बना हुआ है, इनके बीच झुकाव कौन सा है? देखो, यही तो है इन दोनों के बीच झुकाव। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को बोलते हैं हम कोण। और ये दोनों किरणों के बीच का झुकाव है। यहाँ पर देखिए, अगर हम मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं ये एरो नहीं लगाता हूँ तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएंगे? रेखा खंड हो जाएंगे। लेकिन हमें रेखा खंड नहीं लेना है, ना ही लाइन यानी रेखा लेनी है, हमें लेना होता है 2 किरणें। तो 2 किरणों के बीच का झुकाव क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। ये एक किरण ये रही, एक किरण ये रही, तो दोनों के बीच का देखिए झुकाव यही तो है इनके बीच का, तो इसी को क्या बोलेंगे हम? कोण कहते हैं। तो ये परिभाषा होती है कोण की। तो बस आपको यही परिभाषा समझनी थी कोण की। अब इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, वो है कोणों के प्रकार को लेकर। तो मैं सारे कोणों के प्रकार एक साथ आपको पढ़ा देता हूँ, बस वो आपको जानने हैं कि कौन सा कोण कितने एंगल का होता है, कौन से प्रकार में किस तरह के कोण होते हैं, ये सब आपको अब मिलने वाला है। तो इसे आप नोट कर सकते हैं एज ए एग्जाम्पल के तौर पर, और मैं अब लिख लेता हूँ कोणों के प्रकार। तो यहाँ पर हम देखेंगे कोणों के प्रकार, और यहाँ पर आपको याद रखना है कि किस कोण के लिए क्या नाम होता है। तो सबसे पहले होता है देखिए शून्य कोण, यानी 0 एंगल। तो ऐसा कोण जो 0 डिग्री, देखिए ये जो ऊपर लिख दिया जाता है इसको बोलते हैं हम डिग्री, या फिर हिंदी में बोलते हैं अंश। तो ऐसा कोण जो 0 अंश का होता है उसे बोलते हैं हम शून्य कोण। दूसरा एंगल होता है समकोण, यानी ऐसा कोण जो 90 अंश का हो। अगर आपको कोई कोण ऐसा मिलता है जो 90 अंश का हो तो उसे बोलते हैं हम समकोण। यानी समकोण क्या होता है? जो 90 अंश का कोण होता है। तीसरा होता है ऋजु कोण, इसे बोलते हैं हम इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल। तो ऋजु कोण कितने अंश का होता है? 180 अंश का। ऐसा कोण जो 180 अंश का हो उसका नाम होता है ऋजु कोण, तो इसको याद रखना है। चौथा होता है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण कौन सा होता है? जो 360 अंश का होता है। तो 360 अंश का अगर कोई आपके पास कोण है तो उसका नाम होगा संपूर्ण कोण, इंग्लिश में बोलते हैं उसे कंप्लीट एंगल। पांचवा होता है, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ जाते हैं अब ये न्यून कोण। तो न्यून कोण कोई एक कोण नहीं होता, ये बहुत से कोण होते हैं। कौन से भी कोण होते हैं जिन्हें हम न्यून कोण कहते हैं? वे होते हैं जो कोण 0 अंश से तो बड़े तथा 90 अंश से छोटे हों। देखिए समझिए, न्यून कोण कौन से कोण कहलाएंगे? अगर आप 0 अंश से बड़े लो तथा 90 अंश से छोटे, यानी 0 और 90 के बीच में जितने भी कोण हैं उन सभी कोणों का नाम होता है न्यून कोण। जैसे एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ 50 अंश, तो 50 अंश कोण का क्या नाम होगा? न्यून कोण। इसी तरह से 60 अंश, 60 अंश का कोण का क्या नाम होगा? न्यून कोण। यानी 0 और 90 के बीच में जो भी कोण होंगे उन सभी कोणों का नाम होता है न्यून कोण। एक्यूट एंगल इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो जो कोण 0 से बड़ा तथा 90 से छोटा है उसे बोलते हैं हम न्यून कोण। छठा होता है अधिक कोण, इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में ऑप्टस एंगल। ये भी देखिए एक से अधिक कोण होते हैं। कौन से कोण? जो 90 से तो बड़े हों तथा 180 से छोटे।
तो जो कोण 90 अंश से बड़े हों और 180 अंश से छोटे, यानी 90 और 180 अंश के बीच के जो भी कोण हैं उनका नाम होता है अधिक कोण, ऑप्टस एंगल इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ 120 अंश, तो 120 अंश के कोण का क्या नाम होगा? अधिक कोण। इसी तरह से 150 अंश, तो उसका भी नाम क्या होगा? अधिक कोण। यानी जो 90 और 180 के बीच में हो उनका नाम होता है अधिक कोण। सातवां होता है वृहत कोण। वृहत कोण होता है वो कोण होता है जो 180 से तो बड़े हों, देखो 180 से बड़े हों तथा 360 से छोटे हों, यानी 180 अंश और 360 अंश के बीच के जो भी कोण ले लो आप, उनका नाम होगा वृहत कोण। तो इस तरह से हम सभी कोणों को याद रख सकते हैं और ये आपके कोण हो जाते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट दो कोण और रह जाते हैं जिन पर एग्ज़ाम पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ये भी आपको याद रखने हैं। अब जो बताने वाला हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दो हैं, इन्हें आप नोट कर लें। अब मैं उन कोणों को बताता हूँ। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आप उन दो इम्पोर्टेंट कोणों को देखिए। इनमें से पहला जो कोण है उसका नाम है कोटि पूरक कोण। तो ये दो आपको जरूर याद रखने हैं, कोटि पूरक कोण। देखिए ये जो एंगल लिखे हुए हैं इनके नाम हालांकि याद करने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1% नहीं करते हो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो दो कोण अब मैं बताऊंगा ये तो आपको याद रखने ही हैं क्योंकि पेपर 1 में इन्हीं पर क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो कोटि पूरक कोण क्या होते हैं? देखिए कोटि पूरक कोण कोई एक कोण नहीं होता है, इसमें क्या होता है कि दो कोण होते हैं। अगर आप कोई भी दो कोण ले लीजिए जिनका योग करने पर 90 अंश आता है, तो ऐसे कोण आपस में एक दूसरे के क्या कहे जाते हैं? कोटि पूरक कोण कहे जाते हैं। तो कोटि पूरक कोण कौन से होते हैं? ऐसे कोण जिनका योग 90 अंश हो। तो ध्यान देना, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है तो वे एक दूसरे के कोटि पूरक कहे जाते हैं। मान लीजिए एक कोण ए है और एक कोण बी है, अगर इनका योग करने पर 90 अंश आता है तो ए बी का कोटि पूरक होगा और बी ए का कोटि पूरक कोण कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है और इसे आप नोट कर लें। अब दूसरा इम्पोर्टेंट कोण मैं आपको बताता हूँ। तो दूसरा इम्पोर्टेंट कोण है समपूरक कोण। देखिए इसको कोटि पूरक कोण को इंग्लिश में बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और समपूरक को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। समपूरक कोण, इसमें भी दो एंगल लेते हैं हम, यानी अगर आपके पास कोई दो ऐसे कोण है जिनको योग करने पर, जिनको जोड़ने पर 180 अंश आता है तो वे दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? जिनका योग, जिन दो कोणों का योग, दो कोण होंगे जिनका योग 180 अंश हो, क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाएंगे। मान लीजिए एक कोण आपके पास ए है और एक कोण बी है, अगर इनका योग करने पर क्या आता है? 180 अंश आता है तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? समपूरक कोण कहलाएंगे। यानी अगर आपसे कहा जाता है कोई दो कोण देकर कि ये समपूरक है तो उसका मतलब क्या है कि उनको योग करने पर 180 अंश आएगा। इसी तरह से दो कोण देकर आपसे कहा जाता है कि वो एक दूसरे के कोटि पूरक हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका योग करने पर 90 अंश आएगा। ओके, तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, इन पर तो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा देता हूँ। 1% इनको याद ना रखें लेकिन इन दोनों को ज़रूर याद रखना है, कोटि पूरक कॉम्प्लीमेंट्री और समपूरक यानी सप्लीमेंट्री। तो अब देखिए मैंने ये कोण बता दिया, कोण के प्रकार बता दिए, यानी एक टॉपिक हमारा पूरा फिनिश हो गया। जैसा कि मैंने बताया एक टॉपिक हम फिनिश करेंगे तो उससे रिलेटेड सीटेट एग्जाम के पेपर 1 और 2 में जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इन्हें आप नोट कर लें। यहाँ पर देखिए आप सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 में कोणों से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको लिया गया है। इनको हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन कोणों से सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये पहले जो क्वेश्चन हैं दो, ये तो आपके पेपर 1 में पूछे गए हैं
और ये जो लास्ट के 2 हैं ये आपके पेपर 2 में पूछे गए हैं। तो पेपर 1 का पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें बोला गया है कि 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या। डिग्री का मतलब क्या होता है हिंदी में? अंश। यानी आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि 3.5 समकोण में कितने अंश होंगे। तो चलिए किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर देखो इसका सॉल्यूशन। पहले मुझे ये बताइए, सीधी सी बात है कि एक समकोण में कितने डिग्री यानी कितने अंश होते हैं। अभी मैंने पीछे बताया था तो 90 अंश होते हैं। एक समकोण बराबर, देखिए पूरी तरह से मैं सॉल्व करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक समकोण बराबर कितना होता है? 90 अंश होता है। सही है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए फिर 4 समकोण बराबर कितने अंश होगा। देखिए एक समकोण बराबर कितना होता है? 90 अंश होता है। और मैं आपसे पूछता हूँ कि 4 समकोण बराबर बताइए कितने अंश होगा। तो आप क्या करोगे? एक समकोण यानी 90 अंश में 4 से गुणा कर दोगे और मुझे बता दोगे। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 360 अंश। यानी 4 समकोण बराबर कितने हो जाएंगे? 360 अंश हो जाएंगे। तो इसी तरह का तो ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है? आपको बताने हैं 3.5 समकोण में कितने अंश होंगे। जैसे मैंने 4 में पूछा, यहाँ पर 4 की जगह क्या है? 3.5 समकोण में। तो चलिए कर देते हैं। 3.5 का मतलब क्या होता है? 3.5 समकोण में हमें बताने हैं कितने अंश होंगे। 3.5 का मतलब क्या होता है? 3 और आधा। इसका मतलब क्या हुआ? ये कितना हो जाएगा? देखिए एलसीएम ले लोगे आप तो ये हो जाएगा 7/2। 3.5 का मतलब 7/2 यानी 3.5। यानी हमें बताना है कि 3.5 में कितने 3.5 समकोण में कितने अंश होंगे। तो एक समकोण में जब 90 अंश होता है तो 3.5 में निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 3.5 से 90 में गुणा कर देंगे तो निकल आएगा। तो 3.5 समकोण में 3.5 समकोण में अंश या फिर डिग्री एक ही बात है, वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। डिग्री कितने होंगे? तो 3.5 कितना होता है? मतलब 3.5 का मतलब क्या होता है? 3 प्लस आधा यानी 7/2। ये कैसे आया 7/2? इसको सॉल्व कर लिया, ये भिन्न है। देखो एक एलसीएम यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर 2 एलसीएम आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7। तो 7/2 यानी 3.5 से गुणा कर देंगे किस में? 90 अंश में। तो देखो ये कितना आ जाएगा? ये 45 हो गया। 2 से ये 90 45 बार कटेगा तो ये फाइनल कितना आ जाएगा? अगर हम इसे लिखें मल्टीप्लाई करके तो 7 पन्ने 35, 3 7 चौक 28, 29 30 और ये 31। तो 315 अंश यानी 315 डिग्री। तो 3.5 समकोण में कितने डिग्री होंगे, कितने अंश होंगे? उसमें होंगे 315 डिग्री या फिर 315 अंश। तो याद रखना, अभी जो मैंने पहले एग्जांपल दिया उसे अच्छे से सोचना, फिर इसको सोचना, तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, इसे आप नोट कर लें। चलिए तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैं तो सॉल्व कराऊंगा ही, आप पढ़ें इसे और खुद से सॉल्व करें, क्योंकि जब प्रैक्टिस करोगे यानी जब ट्राई करोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो थोड़ा सोचें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए सॉल्व करते हैं हम, और आपने आई होप आप ट्राई करा होगा या फिर सॉल्व कर लिया होगा। तो इसका फाइनल सॉल्यूशन देखते हैं। देखो पहले पढ़िए इसको, क्या बोला गया है इसमें देखो क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या। देखिए ये सभी क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव है, इनमें 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक सही होगा तो हम डायरेक्ट ही सही निकाल रहे हैं। अब यहाँ जगह नहीं है तो मैंने 4 ऑप्शन नहीं लिखे, वैसे हमारा डायरेक्ट ही सही आंसर आ रहा है तो हम उसे ही टिक कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या। तो यहाँ ध्यान देना, 4 और 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3 यानी 1 का तीसरा भाग। 1/3, 1/3 का मतलब 1/3, 1/4 कहता तो इसका मतलब क्या होता है? 1/4। ओके, तो इस तरह से तो हमें बताना है 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या। तो मैंने अभी बताया एक समकोण बराबर कितना होता है, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ही है, एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री, 90 अंश। तो यहाँ पर हमें बताना है 4, और ध्यान देना मैथ गणित में और जो शब्द होता है
और का मतलब होता है योग करना, जोड़ना। तो ये जो वर्ड यूज किया है 4 और 1/3, यानी 4 को भी लेना है और आपको 1/3 को, तो इसका मतलब होता है जोड़ना। तो 4 और 1/3 मतलब और जोड़ना 1/3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसमें हमें बताना है कितने समकोण होंगे। तो 4 + 1/3 कितना होगा, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। अब एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 3 और ये हो जाएगा 12 प्लस 3 1 3 और ये 1 आएगा, तो ये आ जाएगा 13/3। यानी फाइनल हमें बताना है कि 13/3 में 13/3 समकोण में कितने अंश होंगे। तो 13/3 में निकालने हैं तो हमें क्या करना है, 13/3 से गुणा कर देनी है। तो टोटल जो डिग्रियों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 13/3 गुणा 90, तो ये कितना आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा 390। तो 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या यानी अंश की संख्या कितनी होगी, 390। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 4 + 1/3 ये कैसे ऐड करते हैं ये आपने नहीं सीखा है तो 1 कर लेते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 3 एलसीएम आ गया। फिर तो आप जानते हो 1 3 3 और ये 3 4 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो वही 13/3। तो ये इस तरह से 390 आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इन्हें आप नोट कर लें। उस कोण का माप जिसके समपूरक के माप के कोण के पूरक माप के 4 गुने के बराबर है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसे थोड़ा आपको ध्यान से पढ़ना होगा। इसमें आपसे एक कोण पूछा गया है, लेकिन वो कोण कैसा है, वो कोण ऐसा है कि उस कोण के समपूरक कोण जो है उसी कोण के कोटि पूरक के कोण के 4 गुने के बराबर है। देखिए अभी मैं सॉल्व करता हूँ, सब कुछ समझ में आएगा। हमसे उस कोण की माप पूछी गई है, तो मैं मान लेता हूँ माना वह कोण x अंश है, यानी x डिग्री है। सही है, मैंने वो कोण x मान लिया। मुझे x निकालना है, लेकिन वो कैसे निकालूंगा, इसमें कहा गया है देखो, जिसके समपूरक का माप कोण के पूरक के माप के 4 गुने के बराबर है। जिसके समपूरक का माप, तो आप बताइए ये जो कोण x है इसका समपूरक कोण क्या होगा, 180 अंश माइनस x होगा, क्योंकि समपूरक कोण कौन से होते हैं, जिनका योग 180 आता है। तो उनमें से अगर मैं एक कोण आपको x कह देता हूँ तो दूसरा क्या होगा, 180 अंश माइनस x हो जाएगा ना। तो दूसरा यानी इसका समपूरक क्या होगा, इसका समपूरक यानी x का समपूरक कोण क्या होगा, वो होगा 180 माइनस x। अब देखिए इन दोनों को आप ऐड करिए तो 180 आ रहा है ना, इसका समपूरक हो गया। दूसरा हमें चाहिए कोटि पूरक, तो x जो कोण है इसका कोटि पूरक कोण क्या होगा, वो होगा 90 माइनस x। देखिए कोटि पूरक x का क्या होगा, 90 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि कोण कोटि पूरक क्या कहलाते हैं, जब उनका योग 90 हो, उनमें से अगर एक कोण x है तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस x होगा। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि कोण x के समपूरक की माप जो है उसी कोण के पूरक के 4 गुने के बराबर है। तो प्रश्न अनुसार क्या कहा गया है, जो समपूरक कोण है यानी 180 अंश माइनस x वो 4 गुने के कोटि पूरक कोण के बराबर है। तो बस ये कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 180 अंश माइनस x और यहाँ आ जाएगा 360 माइनस 4x। इसे देखिए इधर लेके आएंगे तो माइनस x ये प्लस हो जाएगा, तो ये 3x हो गया। सही है, देखिए माइनस x है, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में आएगा, तो माइनस x प्लस 3x माइनस 4x सॉरी माइनस x प्लस 4x कितना होगा, 3x बराबर 360। 180 इधर चला जाएगा माइनस में, क्योंकि हमें x निकालना है, तो 3x बराबर आ जाएगा। देखो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 180, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 180/3 और ये कितना आ जाएगा 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो हमारा वो कोण कौन सा है, 60 डिग्री का है, 60 डिग्री यानी 60 अंश का है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा 60 अंश। तो यहाँ देखो, यहाँ से ध्यान से पढ़ना तब समझ में आएगा। ओके, 2 से 3 बार पढ़ना समझ में आ जाएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो यहाँ से पढ़ना। देखो ये लाइन है इम्पोर्टेंट। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है
क्वेश्चन नंबर 4 में अब देखिए एक क्वेश्चन कम से कम आपको करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आपको सॉल्व करना है, सही है। और इसका आंसर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा। ट्राई करना है पूरी तरह से। मान लीजिए नहीं होता है तब भी आप बता देना, अगर नहीं होता है तो मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, बट ट्राई ज़रूर करना है, हो जाएगा ये कोण। ओके, अब देखिए ये हो गया और ये हमारे चारों क्वेश्चन हो गए। तो फिलहाल ये हमारे कोण और उससे संबंधित हमने सारी थ्योरी पढ़ ली, सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम ज्यामिति में नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अगर आपको कुछ नोट करना हो इनमें से तो कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।